नमस्कार, एपी टीचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारी क्लास नंबर 16। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली हैज़ बीन एडेड एज द लैंग्वेज इन डैश शेड्यूल थ्रू 71st अमेंडमेंट। यानी ये पूछ रहा है कि 71st संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो है कौन सी अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया था। आपसे उस अनुसूची का नाम पूछ रहा है। 7वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में। देखिए ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको अनुसूचियाँ पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसे जो है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में आया था। उसके माध्यम से इसे 8वें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इन भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, मैं आपको उन बाकी सभी भाषाओं का नाम बता चुकी हूँ जिन्हें अन्य प्रकार के जो संशोधनों द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आपसे जो है वो सेम टॉपिक पे किस जो है वेरिएशन में वो सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इस संदर्भ में ज़्यादा समझाने की या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुतुह ए फिरोज शाही, ठीक है, इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी फुतुह ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है। आपसे पूछ रहा है कि आत्मकथा किसकी है। ठीक है, मोहम्मद खान की, मोहम्मद तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की या गियासुद्दीन तुगलक की। किसने ये किताब जो है वो लिखी है, वो आपसे इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसके वर्डिंग्स पे भी ध्यान दें तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने लिखी है अपनी ये किताब। इन्होंने किताब ऐसे लिखी थी क्योंकि वो एक बताना चाहते थे कि एक आदर्श मुसलमान शासक जो है वो कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ वो इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। देखिए इनके अलावा 2 अन्य भी मुगल शासक है जिन्होंने अपनी खुद की जो है वो आत्मकथा लिखी है। उसमें नंबर 1 पे आते हैं बाबर। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम है। अन्य शासक जिन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है उनका नाम है जहांगीर। ठीक है, उनकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, इन लोगों ने खुद अपने बारे में जो है खुद अपने हाथों से अपनी जो है किताब में लिखा है। ठीक है, तो ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन किताबों से जो है वो क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप जो है वो सब ऑटोबायोग्राफी चाहे इन्होंने खुद ने लिखी है चाहे इनके संदर्भ में किसी और ने लिखी है, उन सबको जो है अच्छे से याद कर लीजिए ताकि इस प्रकार के सवाल आपसे गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the successor of चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है। आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य या बल्लाल सेन। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैंने जब आपको गुप्त वंश के बारे में डिटेल में बताया था विद मैप, और मैंने आपके इनके 15 शासकों के नाम साथ में उनका शासनकाल भी बताया था। ठीक है, उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन समुद्रगुप्त के विषय में पूछा गया था। ठीक है, आज आपसे क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के विषय में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त जो है वो उनके उत्तराधिकारी थे। किसके? समुद्रगुप्त के जो है उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था कि रिपीट होकर आपसे पूछ सकता है। देखिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857, बैरकपुर में जो ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ था 1857 का, उसके नेता कौन थे? ये सबको पता है, मंगल पांडे। फिल्म बनी है। ठीक है, एक बहुत ईजी सवाल है, कोई भी इसे आसानी से हल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट रिड्यूस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी अनुच्छेद 171 के तहत पूछा है किसी राज्य की विधान परिषद
के में कुल सदस्य किसी भी स्थिति में कम नहीं होने चाहिए। आपसे वो संख्या पूछ रहा है कि इससे कम तो विधानसभा में सदस्य नहीं चलेंगे, इतना मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए आप पहले इस क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिए कि आपसे विधानसभा के बारे में पूछ रहा है या विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। आपसे विधान परिषद के बारे में पूछा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन, क्योंकि यहीं से जो है आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं, विधान परिषदों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए पहली बात, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है या विधान परिषद होती है, ये सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी राज्यों में नहीं मिलती है आपको। ठीक है, क्यों नहीं मिलती है? ये मतलब जो है वहीं मिलेगी जहाँ जो मतलब समझ लीजिए वहीं हो सकती है जहाँ विधानसभा की संख्या जो है 120 या उससे ज़्यादा हो। इस लाइन को मैं आपको समझाती हूँ। देखिए पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये उसी राज्य में पाई जाती है जहाँ विधानसभा के सदस्यों, ठीक है, की संख्या 120 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में सभी जो राज्य है ना उनकी जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, तो उनकी जनसंख्या के अनुसार विधानसभा या विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो कोई भी राज्य, ठीक है, जो बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, उसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 से ज़्यादा होगी, तो वहाँ विधान परिषदें बनेंगी। ठीक है, और जहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 हो ही नहीं पा रही है, तो वहाँ विधान परिषद का निर्माण करके वो क्या करेंगे? सदस्य ही नहीं है जो विधान परिषद में बैठाया जा सके। ठीक है, तो देखिए अब इसके एग्जाम्पल हम बता देते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहां विधान परिषदों का गठन किया गया है। ठीक है, जैसे कि यूपी है, यूपी में विधान परिषद है, साथ में बिहार में विधान परिषद है। ठीक है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, और तेलंगाना में है। ये वो राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें पाई जाती है, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर, ठीक है, ये वो राज्य हैं जहाँ विधान परिषदें पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब एक आप फॉर्मूला देख लीजिए। आप एक फॉर्मूला है विधान परिषद के सदस्यों के लिए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 1/3 होनी चाहिए इनटू विधानसभा के सदस्य, या फिर 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए। यानी अगर विधान परिषद का गठन होगा भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 कर दीजिए। ठीक है, यानी उनके 1/4, ठीक है, को ले लेंगे, या फिर 40, इससे कम सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि विधान परिषद की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए, आंसर करेक्ट है। अगर वो आपसे पूछता है कि विधान परिषदों की संख्या जो है विधानसभा के जो है 1/3 होगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही। अगर आपसे 1/2 या 1/4 कहता है तो वो दोनों स्टेटमेंट गलत है, 1/3 याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विधान परिषद जो होता है, ठीक है, उसका सृजन कैसे होता है, यानी उसका गठन कैसे किया जाता है। देखिए जो है संविधान में आर्टिकल 169 के तहत जो है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के गठन के बारे में बात की गई। देखिए इसके लिए सबसे क्या है, इसके लिए सबसे पहले विधान जो सभा है, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, ये वर्ड में जो यूज़ करें उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहीं से आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए तो कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले विधानसभा जो है एक विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव को पारित करेगी। याद रखिएगा, विशेष बहुमत से करेगी, साधारण बहुमत से नहीं। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष बहुमत से जो है वो प्रस्ताव को पारित करेगी। ठीक है, फिर वो प्रस्ताव किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास जाएगा। ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास जाएगा। अब देखिए केंद्र सरकार में भी आप सोचोगे लोकसभा के पास जाएगा पहले कि राज्यसभा के पास, किसी भी सदन में जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो है लोकसभा में पहले जाए, किसी भी सदन में जाएगा पहले, और जिस भी सदन में जाएगा वहाँ ये साधारण बहुमत से पारित होगा। किससे? साधारण बहुमत से पारित होगा। ठीक है, जब ये साधारण बहुमत होगा तो याद रखिए, अगर साधारण बहुमत है तो क्या होगा? संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है इसमें। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जो है
के पास इसे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होते हैं, या तो पारित कर दे, या तो मना कर दे, या तो जो है मतलब जो है वो पुनर्विचार से रख ले। लेकिन इस संदर्भ में जब नई विधान परिषद का गठन किया जा रहा है तो राष्ट्रपति जो है वो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, याद रखिएगा। उसे या तो पारित कर सकता है या अपने पास जो है वो रख सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, वापस भेजने का उसको अधिकार नहीं है। ठीक है, अब कितने टाइम तक वो अपने पास रखेगा इसकी समय सीमा नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन जो है 2-3 जगह पे करता है। पहला, ये विशेष बहुमत जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको साधारण बहुमत दे देगा, या जहाँ साधारण बहुमत लिखा है वहाँ पे आपको विशेष बहुमत दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि विधान परिषद के गठन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। विधान परिषदों की सदन के गठन के लिए कहीं से भी जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और या तो आपसे ये पूछ लेगा कि इसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, हालांकि अपने पास उसे रख जरूर सकता है। ठीक है, चलिए तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसका सृजन कैसा होता है। चलिए हम इसकी योग्यता देख लेते हैं कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो विधान परिषद में सदस्य बन सकते हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसकी आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए, इससे कम के व्यक्तियों को ये विधान परिषद में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा यह है कि राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी आप जानते ही होंगे। ठीक है, मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा जो है उन सभी विधियों के अंतर्गत जो है आप ये मतलब उन सभी विधियों के अंतर्गत आना चाहिए जो संसद ने इस संदर्भ में बनाई है। ठीक है, तो ये 3 जो है योग्यताएं हैं। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो ये 3-4 योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि विधानसभा के सदस्य जो है उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है PR विद SUV सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के माध्यम से जो है उनका चुनाव किया जाता है। उसी सिस्टम के माध्यम से, जिस सिस्टम के माध्यम से हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके सदस्यों की संख्या। देखिए, इसमें 1/3 सदस्य कौन से होते हैं, जो विधान सभा के लोग जो है चुनते हैं, वो लोग होते हैं 1/3 सदस्य विधान परिषद में। ठीक है, फिर आते हैं 1/3 जो है कौन होते हैं, जो स्थानीय निकायों से चुन के आते हैं। स्थानीय निकायों से चुन के आते हैं, जैसे कि ब्लॉक या जिला पंचायत से आप चुन के आ गए, इनसे। ठीक है, फिर 1/12 सदस्य होते हैं। ठीक है, वो होते हैं जिन्होंने स्थानांतरण किया यानी BA MA किया है। ठीक है, उनको 3 वर्ष का जो BA MA होता है कोर्सेस वो किया हो। ठीक है, तो 1/12 सदस्य वो होते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य अन्य जो होते हैं वो होते हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी 9 से 12 वर्ष जो है जिन्होंने अध्यापन में बिताया हो। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में रहे हों या फिर जिन्होंने 9 से 12 वर्ष तक जो है वो टीचर रहे हों, वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/6 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वही। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब मनोनीत का आधार क्या होता है, कला हो सकता है, विज्ञान होगा, ठीक है, साहित्य होगा, समाज सेवा होगा इत्यादि। ठीक है, तो ये है जो है विधानसभा के सदस्यों का चयन। ठीक है, याद रखिएगा कि किस प्रकार से उनका सृजन होता है, योग्यता क्या है, उनके सदस्य क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब अन्य चीज और जान लेते हैं यहाँ पे। पहला, विधानसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो हर 2 वर्ष के बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। ये सिस्टम हमारे राज्यसभा जैसा है। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो एक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए देखिए
ये एक स्थायी सदन है, जैसे हमारा राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, ठीक है, ये भी हमारा जो है स्थायी सदन, लेकिन इसके ये अंतर्गत सिर्फ अंतर इतना है कि जो राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन उसे हम कभी समाप्त नहीं कर सकते, ये भी स्थायी सदन है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, ये भी स्थायी सदन है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, आई होप मैंने आपको जो है विधान परिषद से संबंधित जो भी डाउट्स थे या जो भी जानकारियां थी वो मैंने आपको इस स्लाइड में उपलब्ध करा दी है। अब इससे संबंधित जिस भी तरीके का क्वेश्चन चाहे घुमा के पूछे, चाहे आपको परेशान करने के लिए पूछे, आप अब कभी भी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए, संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 161 से लेकर के 213 तक जो है राज्य विधानमंडल के बारे में दिया गया है, ठीक है। 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, और किसी भी संख्या में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, यानी कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, असम है, केरल है, ठीक है। देखिए, मैं आपको अभी जो डाटा बताने जा रही हूँ वो 2023 का एग्रीकल्चर डाटा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नया डाटा भी आएगा, लेकिन जब वो आएगा तब मैं आपको इसको अपडेट करा दूँगी। अभी के लिए आप 2023 का डाटा देख लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पे आता है गुजरात, लेटेस्ट डाटा के अनुसार। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो तीसरे नंबर का जो है वो राज्य है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्र किसका है कपास में, सर्वाधिक क्षेत्र आपसे पूछे तो आप बताएंगे महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कपास के मामले में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए, अब मैंने आपको इंडिया के लेवल बता दिया, ठीक है। अब कपास जो है वो वर्ल्ड लेवल पे कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो ये भी देख लेते हैं। कपास सबसे ज़्यादा जो है वो, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ठीक है, तो चीन जो है कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद भारत आता है, ठीक है, उसके बाद जो है यूएसए आता है। लेकिन अगर आप कपास के बीज की बात करते हैं, ठीक है, कपास अलग है, कपास का बीज अलग है। अगर कपास के बीज के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे भारत है, फिर चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि भारत में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है गुजरात राज्य में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एरिया किसका सबसे ज़्यादा है कपास उत्पादन में, तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर भारत करता है, फिर यूएसए करता है। अगर हम कपास के बीज के बारे में बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर चीन करता है, उसके बाद फिर जो है वो ब्राज़ील करता है, ठीक है। ये डाटा आप याद रखिएगा, आपसे यहाँ से नेक्स्ट जो है वो सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। संचार व्यवस्था के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बेहतरीन प्रणाली कौन सी, वो आपसे पूछ रहा है। इनसेट, इग्नो, इसरो, आईपीसीडी। देखिए, सबको पता है, बहुत क्वेश्चन ईजी है। इनसेट जो है एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है वो क्या किया गया था, दूर संचार के लिए, मौसम के लिए, विज्ञान के लिए, इस सब कामों के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। इनसेट की शुरुआत 1983 में की गई है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से जो है वो सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि आसमान में यानी हमारे जो है वो वायुमंडल में छोड़ी जाती है, फिर वहाँ से सभी जानकारी इकट्ठा करके आपको भेजती है, ठीक है। तो इसको जो है हम सूचना के उद्देश्य से छोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। इसरो भारत की संस्था है जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, इनसेट जो है ये एक बहुउद्देशीय भूस्तरीय उपग्रह की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार के लिए, प्रसारण के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, खोज और बचाव कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ओके। ये इसके लिए खोज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इनसेट उपग्रह, आपने टीवी में देखा होगा, जब भी लॉन्च किया जाता है तो उसका बहुत बेहतरीन प्रसारण वो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
When was the हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1856 में, 1839 में, 1862 में या 1852 में कब पारित किया गया था? ठीक है, आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, इसे 1856 में पारित किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे कब पारित किया गया था? 26 जुलाई 1856 को इसे पारित किया गया था। उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या बदलाव हुए हैं हमारे आधुनिक भारत के टाइम पे, जब ब्रिटिश पीरियड था, तब उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनका नाम आपको डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि वहाँ से वो क्वेश्चन पकड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था तो हमारे जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका था? तो इनका सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के एक सदस्य थे, इनका नाम आपने सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने किया था। उन्होंने इसके लिए व्यापक अभियान चलाए थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लेती हैं, 26 जुलाई 1856 को जो है इसको पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो हमारे उस टाइम पे वाइसरॉय थे। ठीक है, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए किया गया था। सर्वाधिक योगदान इसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड ऑल इंडिया लेबर यूनियन कांग्रेस का, ठीक है, यानी अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है। भगत सिंह, रॉय चौधरी, लाला लाजपत राय, रॉय चौधरी, एम.एन. जोशी, एम.एन. रॉय चौधरी, मोहित लाल नेहरू और राय चौधरी। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो अखिल भारतीय मजदूर संघ का गठन किया था? देखिए, अखिल भारतीय मजदूर संघ का गठन जो है वो 1920 में किया गया था। लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन में अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन है ILO, ठीक है, उसमें जो भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, कि भारत भी उसका मेंबर बने, ठीक है, उसके लिए M.N. जोशी और N.M. राय चौधरी ने जो है वो इसका जो है वो गठन किया था। तो आंसर होगा C। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बहुत फेमस हैं, अध्यक्ष का नाम है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो किसने किया था अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन 1920 में लीग ऑफ नेशन के तहत भारत को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सदस्य बनाने के लिए या उसमें भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। किन्होंने किया था? तो M.N. जोशी, ठीक है, और जो है N.M. रॉय चौधरी ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है लीग ऑफ नेशन के तहत, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए M.N. जोशी, चौधरी और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज नरेंद्र? ठीक है, किसको नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी किनका नाम है नरेंद्र? महात्मा गांधी? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस? नहीं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था ये, ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये उनके बचपन का नाम था और उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, तो 12 जैन को ही हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद का जो है वो बचपन का नाम है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। ये देखिए 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 में जो है बेलूर में हुई थी, ठीक है। और उनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर उनका नाम विवेकानंद पड़ गया था और उनके जन्मदिन को ही हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। मिनिमम पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। न्यूनतम आयु बता दी है आपको कारखाने में काम करने की। 18 वर्ष नहीं, ये तो हमारे वोट डालने की आयु। 10 वर्ष नहीं, अपराध है। 16 वर्ष भी अपराध, 16 वर्ष जो है ये सही है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम है 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु से किसी भी कम बच्चे को आप जो है किसी प्रकार की जो है वो कारखानों में जो है वो काम नहीं करवा सकते हैं। ये एक जो है अपराध माना गया है, उनके अधिकारों का जो है वो हनन माना गया है भारत की संविधान अनुच्छेद जो है 24 के तहत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए एडिशनल नॉलेज के जान लीजिए, 12 जून को जो है हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखिए ये सारे डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपसे डेट पे भी क्वेश्चन पूछता है DSSB, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 24 के अनुसार, ठीक है, 14 वर्ष या उससे कम किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य या कारखानों में संलग्न करना जो खतरनाक हो, ठीक है, एक जो है कानूनी अपराध है। इसके लिए आपको जो है दंड का प्रावधान किया गया है। और 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमवीर चक्र विनर और हिज फैमिली मेंबर्स गेट अ मंथली कंपनसेशन ऑफ, यानी परमवीर चक्र विजेता या उनके परिवार को जो है मासिक मुआवजा कितना मिलता है। परमवीर चक्र विजेता मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन होते हैं। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है, किनको मिलता है। सबसे पहले किसे मिला था, ठीक है। तो देखिए पहले जो है उन्हें 1500 रुपये मिलते थे। 2008 से पहले उनको जो है 1500 रुपये दिए जाते थे प्रत्येक महीने, लेकिन 2008 के बाद ये संख्या बढ़ करके जो है 20,000 रुपया हो गई, यानी अब उन्हें पर मंथ 20,000 रुपये का मुआवजा जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170, ठीक है, 170 द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए आपसे राज्य मतलब विधान सभा के बारे में आप क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा है किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 500, 450, 525 या 600, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसे वैसे ही समझेंगे जैसे हमने विधान परिषद को आपको समझाया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए इसकी अधिकतम संख्या, ठीक है, इसकी संख्या जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या जो है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ क्या था 40, विधानसभा में क्या है 60 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं, ठीक है, ये इसकी संख्या है। लेकिन देखिए कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, क्योंकि कुछ राज्य जो है वो आकार में छोटे हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो उनको जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए अपवाद दे दिया जाएगा, यानी उन्हें एक तरीके की छूट दे दी गई है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? वो राज्य है सिक्किम, ठीक है, मिजोरम, गोवा आदि, ठीक है। ये 3 राज्य हैं जिन्हें जो है इस प्रकार की मतलब जो है संरचना से छूट है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? एक सदस्य जो है विधानसभा का वो 15,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 15,000 लोगों पर एक विधानसभा का सदस्य है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके होता है। तो फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम के तहत जो है इनका जो है चुनाव होता है। FPPS फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम के तहत जो है इनका चुनाव किया जाता है। विधान परिषदों का मैंने आपको बताया था, ठीक है, PR विद SUV सिस्टम के तहत किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। योग्यता कैसी होनी चाहिए?
सबसे पहले सिंपल योग्यता है भारत का नागरिक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उम्र 30 वर्ष के बजाय क्या है, 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, और संसद और संविधान में जो भी योग्यताएं दी हैं वो आपके इसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चीजें देख लेते हैं। देखिए इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कब से शुरू होता है कार्यकाल, प्रथम बैठक से, जब इसकी पहली बैठक होगी तब से लेकर के कार्यकाल जो है वो 5 साल तक हो सकता है। लेकिन अगर आपातकाल है, ठीक है, मान लीजिए आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो 1 वर्ष में आप इसे जो है कितने टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं, एक बार में आप इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, देखिए कह ये रहा है कि जो विधानसभा है, ठीक है, उसके जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कब से होता है, तो जो उसकी प्रथम बैठक है तब से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इमरजेंसी लागू हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपने एक बार में 1 साल के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, ठीक है, तो 6 महीने के भीतर, 6 मंथ्स के भीतर आपको आपातकाल खत्म होने के 6 मंथ्स के भीतर आपको वापस चुनाव कराना होगा, ठीक है। ये नहीं कि वो चालू रहेगा ना, डजंट मैटर, आपातकाल हो सकता है कि लागू हुआ, ठीक है। अब आपने 1 साल के लिए जो है इसको बढ़ा दिया, ठीक है, कि विधानसभा जो है अब 1 साल के लिए और बढ़ेगी हमारी, ठीक है। लेकिन आपातकाल तो 2 महीने बाद ही खत्म हो गया, तो अब ये नहीं कि आप 1 साल तक चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही खत्म होगा आपको 6 महीने के अंदर फिर चुनाव कराना होगा, फिर आप जीत के आइए, तब आप 5 साल के लिए आइए। लेकिन अगर आप जीत के नहीं आते तो आपको हटना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो है आपातकाल के दौरान जो है वो अपना बहुमत पारित करके 1 साल के लिए अपनी सरकार लाई थी, ये आप नहीं कह सकते। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि जो है अपना इस्तीफा जो है वो किसको दे सकते हैं। तो देखिए ये अपना इस्तीफा जो है वो अपने जो उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं, स्पीकर जो होते हैं, उनको देते हैं अपना इस्तीफा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो है समझ में आ गया। आर्टिकल 170 और 171 मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाए हैं, ठीक है, ताकि आपको उनसे संबंधित या उनकी योग्यता से संबंधित किसी भी प्रकार का जो है कोई भी जो है वो डाउट ना रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाइनेंशियल एडवाइजर इन अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के दरबार में वित्तीय सलाहकार कौन था। आपसे ऑप्शन पूछा गया है, टोडरमल थे, बीरबल थे, ठीक है, अबू फजल थे, या मियाँ तानसेन थे। देखिए ये जो भी नाम आपको दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे अकबर के नवरत्नों के नाम हैं, ठीक है। उसमें से 4 का नाम यहाँ आपको दिया गया है। अकबर के अगर वित्तीय सलाहकार का नाम पूछे तो टोडरमल जो थे वो उनके वित्तीय सलाहकार थे, ठीक है। जो तानसेन थे वो दरबारी कवि थे, ठीक है, संगीतज्ञ थे, ठीक है, ठीक है। जो बीरबल थे वो उनके विशिष्ट सलाहकार थे, ठीक है, विशेष सलाहकार। उनको काफ़ी माना जाता है कि बहुत बुद्धि थी उनमें, बहुत तेज़ दिमाग था उनका, ठीक है। तो विशेष सलाहकार थे, ठीक है, उनके, ठीक है। और अबू फैज़, ठीक है, अबू फैज़ के बारे में आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो अबू फजल या फजल कुछ लोग लिखते हैं, अबू फजल या अबू फैज़ कहते हैं। ये जो है इन्होंने उनकी किताब लिखी थी आईने अकबरी, ठीक है, और अकबरनामा, ये उन्होंने किताब लिखी थी अकबर से संबंधित, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ठीक है, कि वित्तीय सलाहकार टोडरमल थे, विशेष सलाहकार बीरबल थे, संगीतज्ञ जो थे वो तानसेन थे, और अबू फजल, ठीक है, या फैज़ जो भी नाम है उनका, आईने अकबरी या अकबरनामा जो है कहा जाता है। देखिए कई के नाम पे कुछ लोग उनको अबू फैज़ी लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, अबू फजल होना चाहिए, ठीक है, ये गलत मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने विश्व की प्रथम मापन प्रणाली का जो है तैयार किया था। उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित संस्थान है हरदोई में, जिनका नाम जो है उन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया था। और उन्होंने जो राजस्व में दहसाल पद्धति की भी शुरुआत की थी, दहसाला पद्धति की शुरुआत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि दहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू की शुरुआत किसने की गई थी, तो राजा टोडरमल ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इन विच ईयर वॉज द लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश्ड टू मेंटेन पीस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी विश्व युद्ध प्रथम के बाद शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में, 1921 में, 1919 में या 1902 में? देखिए ये सबको पता है कि पेरिस समझौते के तहत, ठीक है, ठीक है, पेरिस समझौते के तहत जो है 1919 में, ठीक है, जो है इसका जो है गठन किया गया था। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो गठन किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें अन्य कोई चीज़ जानने के लिए ऐसी है नहीं है सच, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो योजना थी वो वुड्रो विल्सन ने तैयार की थी, जो उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इस तरीके से इनका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में। आपको इससे ज़्यादा घुस के ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर इन द एटमॉस्फेयर वेयर मीटराइट्स गेट बर्न, ठीक है, यानी वातावरण की निम्नलिखित में से कौन सा मंडल है जहाँ पे उल्का पिंड जलते हैं? देखिए ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको एक बार ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको डायग्राम भी बताया था कि भारत की जो है मतलब पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं और कौन से मंडल में कौन सी परिघटना होती है। मैंने आपको बताया था कि शोभ मंडल में जो है वो मौसमी संबंधी परिघटनाएं होती हैं, ठीक है। ताप मंडल में मैंने आपको बताया था कि कहते हैं जो है वो मौसम संबंधी, समताप मंडल में जो है वो हमारा समताप मंडल में जो है हमारा वो क्या कहते हैं, जो हमारे उपग्रह वगैरह होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। ताप मंडल में हमारे जो क्या कहते हैं आयनिक संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं। मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो अब आपको बताना है, उसी स्लाइड को आप याद कीजिए और उसके माध्यम से आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने उस टाइम पे ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है आंसर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा मध्यमंडल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मध्यमंडल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप उत्क्रमण नामक परिघटना जो है वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी phenomenon called inversion of temperature is associated with which region, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मैदानी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से, पहाड़ी और पर्वतों से या ध्रुवीय क्षेत्रों से। देखिए सबसे पहले समझिए कि ताप उत्क्रमण क्या होता है। देखिए ताप उत्क्रमण एक सामान्य नियम ये होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक है, अगर हाइट बढ़ रही है तो जो टेम्परेचर यानी जो ताप होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हाइट बढ़ने पर, यानी ऊंचाई जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तापमान जो है वो घटने के बजाय बढ़ने लगता है, यानी परिस्थिति उल्टी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ताप उत्क्रमण, ठीक है। ये कहाँ होता है? तो ये पर्वतों, पहाड़ी और घाटियों जैसे जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो है ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे अभी पे हम लोग जो है इसे इस माध्यम से समझते हैं, फोटो के माध्यम से। देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये दिन का है मौसम, ये रात का मौसम है। अब क्या होता है, लैंड जो होती है मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो जब ये गर्म होती है, ठीक है, तो दिन के मौसम में जब ये गर्म होती है तो ये जो गर्म हवा जो मतलब जो ये जो गर्म हवा आती है वो ऊपर उठती चली जाती है, ठीक है, और ठंडी हवा नीचे आती है, ठीक है, ठीक है। और जब रात होता है तो ठंडी हवा जो है नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये भूमि जो है जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है, ठीक है, ठीक है, जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, ये जो ठंडी हवा नीचे आती है तो वो नीचे ही रह जाती है और उसके ऊपर ये जो गर्म हवा उसकी एक लेयर बिछ जाती है। तो ये जो ठंडी हवा है ना वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो उस लेयर के अंदर जो है दबी रह जाती है, ठीक है। तो इसी संरचना को हम बोलते हैं ताप उत्क्रमण, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ताप उत्क्रमण, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है,
ठीक है। ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, उसके हिसाब से ये घटनाएं जो है वो जन्म लेती हैं या फिर पृथ्वी पर दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। देखिए, मतदान का अधिकार ऑफ कोर्स शामिल है, तो ये बात तो सही, आपसे पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो आंसर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मतदान का अधिकार ऑफ कोर्स हमारा फंडामेंटल राइट है। बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन ये तो है ही है, लेकिन सेटिंग अप द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत जो राज्य है, ठीक है, उससे ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने जो लोग हैं, ठीक है, यानी भारत के जो लोग हैं या मुख्यतः जो अल्पसंख्यक लोग यहाँ पे भारतीय समाज में रहते हैं, तो उनके कल्याण के लिए, ठीक है, उनके कल्याण के लिए जो है अल्पसंख्यक संस्थाओं का जो है वो गठन करे। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट डेप्थ ऑफ डायमंड एंड प्लेटिनम, यानी कौन से महाद्वीप में हीरे और प्लेटिनम की सर्वाधिक भंडार है, डिपॉजिट, नॉट सॉरी डेप्थ, मैंने गलत पढ़ दिया, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ डायमंड एंड प्लेटिनम आपसे पूछ रहा है, यानी भंडार बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में हीरे और प्लेटिनम का भंडार पाया जाता है। आपका ऑप्शन है एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले करके एक शहर है। ये मुख्यतः जो है इसको हम बोलते हैं हीरे का नगर। क्या बोलते हैं हम इसे? सिटी ऑफ जो है डायमंड्स या हीरे का नगर, हीरे का नगर कहा जाता है। यहाँ पे इसकी सर्वाधिक मात्रा में जो है खदानें क्या है पाई जाती है, इसलिए ये इसके लिए फेमस है। तो आप किम्बरले कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ये याद रख लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया न्यू रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड जब्ती, ठीक है, किसके द्वारा लाई गई थी जब्ती व्यवस्था? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत द्वारा, सूरी वंश द्वारा, मुगल वंश द्वारा या बहमनी साम्राज्य द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? देखिए ये जब्ती व्यवस्था जो है वो मुगल शासक थे अकबर, ठीक है, वो लेकर के आए थे। ठीक है, किसके कहने पर? तो वो उनके वित्तीय सलाहकार, मैंने आपको बताया था, राजा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल ने जो है उन्हें सुझाव दिया था, तब उन्होंने इस व्यवस्था को जो लागू किया था। अब इस व्यवस्था में क्या करते थे वो लोग? भूमि का जो कर लगाते थे, भूमि पर कर, वो क्या करते थे? वो देख के लगाते थे कि भूमि का मतलब मापन कितना है और उस भूमि पर पैदावार कितनी है। सिर्फ भूमि को देख के नहीं लगाते थे, भूमि पर पैदावार कितनी हो रही, भूमि उपजाऊ है कि नहीं, ठीक है, भूमि में न्यूट्रिशन कितना है, भूमि किस प्रकार की है, वो सबका जांच फरोद करने के बाद ही जो है इस प्रकार का कर लगाया जाता था। तो आपको क्या याद रखना है कि जब्ती जो कर था वो अकबर ने लगाया था। कर का निर्माण ये सुझाव किसने दिया था? तो टोडरमल ने दिया था। ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो उसमें जो है वो खेत की पैदावार और जो है भूमि किस प्रकार है इसकी जाँच के बाद जो है इस प्रकार का कर जो है वो लगाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था अकबर द्वारा लगाया गया था, राजा टोडरमल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, भूमि की पैमाइश और खेतों की मूल वास्तविक पैदावार के अंकन के आधार पर इसकी दरों को निर्धारित किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मसूलीपट्टनम इज अ डेल्टा क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मसूलीपट्टनम एक डेल्टा है जिसको किस नदी द्वारा जो है निर्मित किया गया है? महानदी द्वारा, कृष्णा नदी द्वारा, गोदावरी नदी द्वारा, दामोदर नदी द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने मतलब जो मसूलीपट्टनम के बारे में तो सुना ही होगा, ये बंदरगाह नगर रहे हैं जहाँ पर जो है बस्तियाँ स्थापित की हैं हमारे यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और साथ साथ हॉलैंड जो वासी थे जिन्हें हम पुर्तगाली कहते हैं, तो उनका ये प्रमुख जो है वो जो है एरिया रहा है जहाँ जिसको इन्होंने किलाबंद करने की कोशिश की है। तो ये कृष्णा नदी पर जो है ये डेल्टा जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखिए ये है कृष्णा नदी। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे जो है ये डेल्टा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है? ठीक है, कौन से राज्य में है? तो बहुत सारे लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है मैप से, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था हॉलैंड वासी पुर्तगालियों को ही कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यहाँ पे नियंत्रण स्थापित करने का काफ़ी प्रयत्न किया था, ठीक है। उन्होंने अपने किले भी यहाँ बनवाए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी लेवल कंटेन्स लार्ज एन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी किस जो है रूप में समुद्र जल में लवणता जो है वो भारी मात्रा में पाई जाती है। सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट, मैग्नीशियम। देखिए सबको पता है सोडियम क्लोराइड, ये आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो सोडियम के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। 77.8% जो है वो क्या पाया जाता रहता, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड भी पाया जाता है। तो इसकी मात्रा है 10.9%, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। सल्फेट में भी कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 3.6%। अब देखते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट जो है, पोटेशियम सल्फेट जो है वो 2.5% पाया जाता है, ठीक है। तो समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है, लगभग 77%। उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की पाई जाती है 10%, ठीक है। उसके बाद जो है वो कैल्शियम सल्फेट की पाई जाती है 3.6%। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट की पाई जाती है 2.5%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजी, ठीक है। यानी कालक्रम के अनुसार आपको इसे व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। पहले कौन सी घटना है आपको बताना है, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध, भारत में नादिर शाह का आक्रमण, इब्न बतूता का भारत में आगमन, ठीक है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, देखिए सबसे पहले यहाँ पढ़ लीजिए, ये मैं आपके सामने लिख देती हूँ। सबसे पहले इब्न बतूता भारत में आए थे, वो आए थे 1333 में, ठीक है। उसके बाद हुई थी दूसरी पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 1556 में, ठीक है। उसके बाद हुई थी तालाकोट की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में। और नादिर शाह जो है सबको पता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, 1793 में आया था, तख्ते ताऊत ले गया था भारत से, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, तो आपका आंसर डी सही होगा, ठीक है। इस क्रम को आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इनके बारे में आपसे पूछता ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इदुक्की बांध, ठीक है, कौन सी नदी पर बना है। आपके पास है पंबन, भावनी, पेरियार, काबिनी। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। जब मैंने आपको जो है कृष्णा नदी पर स्थित जो है बांध जो है आलमटी बांध के बारे में जब पढ़ाया था, तब मैंने ऑप्शन में आपको पेरियार नदी के बांध के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो पेरियार नदी पर जो है इदुक्की बांध स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है इदुक्की डैम, ये है पेरियार नदी, ठीक है, इसी पे स्थित है ये बांध, ठीक है। चलिए ये देखिए केरल में स्थित है, ठीक है, कृत्रिम झील का निर्माण करता है। आगे ये सब चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है, कितना मेगावाट ये जो है प्रोड्यूस करता है, इसका आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपसे ये सब नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज, ठीक है, यानी पर्यावरण के अंदर के संदर्भ में जीवन सहायक प्रणाली को हम क्या कहते हैं। बायोम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, या पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले हम इस सवाल का जवाब दें, हम कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, कि मतलब बायोम इत्यादि का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो थोड़े बहुत बिल्कुल आपस में मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता है। अगर आप इस डिफ्रेंशिएशन को नहीं समझेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से गलत कर सकते हैं। तो एक एक करके पहले हम इन टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर जो है खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो बायोम होता है, सबसे पहले हम बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोम होता है भौतिक पर्यावरण प्लस जैविक पर्यावरण को हम बायोम कहते हैं। किसे? भौतिक पर्यावरण प्लस जैविक पर्यावरण। अब मैं आपको समझाती हूँ कि भौतिक और जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। देखिए भौतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें आएगा स्थल, ठीक है, वायु, जल, ये भौतिक पर्यावरण हो गया। और जैविक पर्यावरण को समझे तो प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गया,
ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सब जो है जैविक पर्यावरण। तो इन सबको मिला करके जो हम परिघटना कही जाएगी उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये है बायोम। क्या है? बायोम। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जीव मंडल के सभी सदस्य, ठीक है, कहाँ के सदस्य? जीव मंडल, ठीक है, के सभी सदस्य जब आपस में जो है वो क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, तो उन सभी को बोला जाता है कि सभी सदस्य या सदस्यों द्वारा की जाने वाली परस्पर क्रिया को हम क्या कहते हैं, को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में चट्टानों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है, और किसको शामिल किया जाएगा, ठीक है, जीवों को, प्लांट्स को, वायु को, सांप को, कुत्तों को, मैदानों को, ठीक है, बांझ हो गया, मतलब सभी चीज़ों को, जो वायुमंडल मतलब जो जीव मंडल में जितने भी जानवर हो गए, जितने भी पौधे हो गए, जितनी भी चट्टानें हो गई, उन सबको जो है जीव मंडल का पार्ट माना जाता है। तो वो सब मिल करके जब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। अब आप सोचेंगे चट्टानों का नाम क्यों लिया, क्योंकि भाई चट्टानें भी तो अपक्षर पर्दन के माध्यम से मिट्टी का और मृदा का निर्माण करती है, जिसमें प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको भी शामिल किया। तो जब ये आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 1935 में जो है टांसले द्वारा किया गया था। ये एक जो है वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट जो है इकोलॉजिस्ट थे, नॉट इकोनॉमिस्ट, इकोलॉजिस्ट थे टांसले। उन्होंने 1935 में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, इकोलॉजी का क्या मतलब होता है। इकोलॉजी देखिए एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जीवों और पर्यावरण, ठीक है, किस पर्यावरण में रहते हैं। देखिए कुछ जीव जो है जल में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ जीव जो है वो पौधों की जड़ों में रहते हैं, कुछ जो है वायु में रहते हैं। तो उन सब का अध्ययन जो है हम किसके तहत करते हैं, इकोलॉजी के तहत करते हैं, यानी पारिस्थितिकी के तहत करते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर में मैंने आपको क्या कहा था, बायोस्फीयर में जल मंडल भी आ जाएगा, स्थल मंडल भी आ जाएगा और वायुमंडल भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो जैव मंडल होता है, ठीक है, जैव मंडल में क्या क्या शामिल है, तीनों शामिल है, वायुमंडल, ठीक है, जल मंडल और स्थल मंडल। ठीक है, ये तीनों शामिल है। आई होप मैंने आपको ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर दी हैं। अब आपको कंफ्यूजन जो है कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली जो है ये केन बेटवा रिवर जो है उसका लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस वाटर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम बेतवा टू केन। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, केन टू बेतवा किया जाएगा, ना कि बेतवा टू केन। ठीक है, तो ये सही गलत है, ऑपोजिट होगा। ठीक है, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर। नहीं, ये नर्मदा नहीं, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं दोनों, केन और बेतवा। ठीक है, दोनों गलत है, दोनों सही है ना, दोनों गलत है, ये ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, केन और बेतवा रिवर को जो है वो बुंदेलखंड एरिया में, जो हमारा यूपी का जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा सूखा ज़्यादा पड़ता है, तो उसे जो है उसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एमपी से निकलने वाली केन और बेतवा रिवर को जो है जोड़ने का काम किया गया था, ताकि केन रिवर, ठीक है, जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसकी अधिक पानी को लेकर के हम बेतवा रिवर में डाल सकें। ठीक है, ताकि जो है उसका फ़ायदा जो है वो हमारे जो प्रदेश के वासियों को मिल सके। तो इसके लिए जो है सरकार ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और ये केन और बेतवा दोनों जो है वो मध्य प्रदेश से बहने वाली नदियां हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए केन जो रिवर है वो यमुना नदी से यूपी में कहाँ मिलती है, तो बांदा जिले में आके मिलती है यमुना नदी से। ठीक है, यूपी में। और जो बेतवा रिवर है वो यमुना नदी से जो है वो हमीरपुर जिले में आके मिलती है, ये याद रखिएगा। थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कई बार आपसे पूछ लेता है, कहाँ मिलती है, हमीरपुर जिले में आके मिलती है। ठीक है, ये देखिए ये एमपी है ना, यहीं से ये केन और बेतवा रिवर मिलती है, यहाँ पे बहती है यूपी में। ठीक है, इस लिंकिंग प्रोजेक्ट से हमें ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए ये देखिए मैंने आपको जो समझाया है ये वही है।
केन का अधिशेष जल जो है वो बेतवा नदी में जाएगा, ठीक है। केन और बेतवा का उद्गम स्थल जो है एमपी है और यमुना इसकी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से, और बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले से यमुना से मिलती है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सब का जो है वो आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम आप आंसर की भी जो है एंड में ऐड कर दीजिए कि क्योंकि कई बार आप क्वेश्चंस तो कराते लेकिन उनका आंसर, कई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत थी, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है आज से जो है हम अपने हर जो है वो जो भी क्लास कराएंगे उसके एंड में आपको आंसर की भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ जो है आपको अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप हमें जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके जो है वहाँ पर आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सब लोग जो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।